जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए इतिहास की क्लासेस जो हम वो डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी क्लास नंबर 13 रहेगी। और इस वीडियो के अंदर हम जो है वो मौर्य वंश को डिस्कस करेंगे। राइट, किसको डिस्कस करेंगे मेरे साथियों? हम मौर्य वंश को जो है वो इस वीडियो के अंदर कंसिडर करने वाले हैं। क्लियर है? आ जाइए ज़रा देखिए, हम मौर्य वंश के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? हम मौर्य वंश के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग आप डालेंगे मौर्य वंश और इसके बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए, मौर्य वंश के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम उसके महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में जानेंगे। तो महत्वपूर्ण राजा अगर देखें तो महत्वपूर्ण 4 ही राजा रहेंगे जिनको आपको याद रखना है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, ये 4 नाम आपको याद रखने होंगे मौर्य वंश के अंदर। एक नाम रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य का। क्या नाम रहे किसका नाम रहेगा? चंद्रगुप्त मौर्य का नाम रहेगा। और दूसरा अगर हम बात करें साथियों तो दूसरा नाम आएगा बिंदुसार का। ठीक है, दूसरा नाम किसका आएगा? बिंदुसार का। और तीसरा नाम अगर देखें तो नाम आता है अशोक का। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे नाम आएगा बृहद्रथ का। तो ये 4 नाम आपको जो है साथियों याद रखना है। कौन कौन से नाम याद रखेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और बृहद्रथ। ठीक है, अब अगर साथियों हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो संस्थापक होंगे। कौन होंगे? संस्थापक होंगे। ठीक है, किसके? मौर्य वंश के। और बृहद्रथ जो होगा साथियों ये अंतिम राजा होगा। किसका? अंतिम राजा होगा किसका? मौर्य वंश का। ठीक है, क्लियर है? तो इतनी सारी चीज़ें आप याद रख पाएंगे। यहाँ से एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट ये, 2 पॉइंट्स आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, अब आ जाइए ज़रा आगे। थोड़ा सा हम अगर अब आगे की बात करें तो अब हम जो है वो मौर्य वंश को जानने के स्रोतों की बात कर लेते हैं। तो मौर्य वंश, लिखिए मौर्य वंश को जानने के स्रोत। राइट, सो मौर्य वंश को जानने की स्रोत अगर हम देखें तो मौर्य वंश को जानने के स्रोतों में कुछ जो है वो नाम आते हैं। जैसे ये आप बात करें इंडिका। ठीक है, तो इंडिका से आपको मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा आप देखें तो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र से भी आपको मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आप देखें मुद्रा राक्षस। ठीक, मुद्रा राक्षस ये भी आपको मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्रोवाइड करवाएगी। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ जिनका नाम है दीपवंश व महावंश। राइट, क्या नाम है? दीपवंश व महावंश। यहाँ से भी आपको जो है वो मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा और अगर हम सोर्सेस की बात करें तो फिर उसमें अशोक के अभिलेख भी शामिल हो जाते हैं। क्या शामिल हो जाते हैं? अशोक के अभिलेख भी इसमें जो है वो शामिल हो जाते हैं। राइट, और अगर हम आगे देखें तो इसमें जो है वो तिब्बती ग्रंथ, तिब्बती ग्रंथ जिनका नाम है कंग्यूर व तंग्यूर। क्या नाम है? कंग्यूर व तंग्यूर, ये भी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। तो ये सारे सोर्सेस हैं किसको जानने के? ये सारे सोर्सेस हैं मौर्य वंश को जानने के। राइट, इन सभी सोर्सेस से आपको कहीं ना कहीं मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिल जाएगी। क्लियर? अगेन आप हमारे साथ दोहराएंगे कि मौर्य वंश को जानने के सोर्सेस कौन कौन से हैं? इंडिका है, अर्थशास्त्र है, मुद्रा राक्षस है, बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ में कौन से? दीपवंश व महावंश है, अशोक के अभिलेख हैं और कंग्यूर व तंग्यूर नाम के 2 तिब्बती ग्रंथ हैं जिनसे हमको मौर्य वंश के बारे में जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। राइट, आगे हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो लिखिए चंद्रगुप्त मौर्य। राइट, और इनके बारे में अगर हम बात करें मेरे साथियों तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो भारत के पहले ऐतिहासिक सम्राट कहे जाते हैं। भारत के पहले ऐतिहासिक सम्राट। राइट, इनको भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट जो है वो कहा जाता है। इसका प्रमुख रीज़न ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य पहले ऐसे राजा हैं जो अखंड भारत की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अखंड भारत की जो है वो बात करते हैं। क्लियर? इसके अलावा मेरे साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये तो आपको पता ही है कि ये संस्थापक हैं किसके? मौर्य वंश के। लिख सकते हैं आप मौर्य वंश के संस्थापक। राइट, ये कौन है? मौर्य वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, इसके अलावा हम अगर जन्म की बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था तो चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म 345 बीसी के अंदर हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है मेरे साथियों, मृत्यु से रिलेटेड 2-3 फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है। इनकी मृत्यु जो है वो 298 बीसी में हुई थी।
मृत्यु हुई थी श्रवण बेलगोला में, ठीक है, कहाँ हुई थी? श्रवण बेलगोला में, राइट। और इनकी मृत्यु का जिम्मेदार जो था वो था सल्लेखना विधि, ठीक है, सल्लेखना विधि। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों का त्याग जो है वो सल्लेखना विधि से किया था, राइट। अब बात आती है सल्लेखना विधि क्या है, तो सल्लेखना विधि जैन धर्म ग्रंथों का हिस्सा है। किसका है? जैन धर्म का हिस्सा है, जैन धर्म का हिस्सा, राइट। तो इससे कहीं ना कहीं मालूम चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो वो जैन धर्म का अनुयायी जो है वो बन चुका था, राइट। तो प्रश्न कई बार आपसे पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपना रखा, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को जो है वो अपना रखा था, राइट। आगे की अगर हम बात करें मेरे साथियों, तो सल्लेखना विधि में होता क्या है? सल्लेखना विधि में होता है भूखे प्यासे रहकर, भूखे प्यासे रहकर प्राणों का त्याग, राइट। क्या होता है? भूखे प्यासे रहकर जो है प्राणों का त्याग जो है यहाँ पर करना पड़ता है, क्लियर। ये होती है आपकी सल्लेखना विधि, ठीक है। आगे हम अगर चंद्रगुप्त मौर्य की गुरु की बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु काफ़ी फेमस है, इनका नाम जो है काफ़ी पॉपुलर है। इनका नाम होता है चाणक्य, ठीक है। चाणक्य के कई अन्य नाम भी हैं, अन्य नाम कैसे, जैसे कि इनको जो है वो विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है इनको? इनको विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, और इनको जो है कौटिल्य भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? कौटिल्य भी इनको बोला जाता है। और इनकी एक बुक है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बुक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे। हमने अभी एक हेडिंग आपके साथ डिस्कस करी थी कि मौर्य वंश को जानने के सोर्सेस कौन कौन से हैं। वहाँ पर हमने आपको अर्थशास्त्र नाम की एक बुक लिखवाई हुई है। तो ये जो बुक है उसके लेखक कौन है? चाणक्य जी हैं, ठीक है। ये जो अर्थशास्त्र है ना साथियों, ये अर्थशास्त्र ये एक पॉलिटी की बुक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या है? ये पॉलिटी की बुक है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, क्लियर। इसमें इसके अंदर बिल्कुल भी इकोनॉमिक्स नहीं है, नाम अर्थशास्त्र लेकिन ये इकोनॉमिक्स नहीं है, ठीक है, क्लियर। चलिए आ जाइए जरा नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। देखिए, ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कुल का, शूद्र कुल का और जैन साहित्य, जैन साहित्य व बौद्ध साहित्य, व बौद्ध साहित्य उसे क्षत्रिय कुल का बताते हैं, उसे क्षत्रिय कुल का बताते हैं, राइट, क्लियर। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, डबल स्टार लगा लीजिए कि ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कुल का बताते हैं, जबकि जैन और बौद्ध साहित्य जो है उसको किसका बताते हैं? उसको क्षत्रिय कुल का बता देते हैं, क्लियर। आ जाइए जरा नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे और नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे अगर हम। तो देखिए 305 बीसी के अंदर, 305 बीसी के अंदर एक युद्ध होता है। वो युद्ध किस किस के बीच में होता है? वो युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस सेल्यूकस निकेटर, राइट। इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हार जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जीत जाता है, राइट। अब इसके बाद इन दोनों के बीच में एक संधि होती है। क्या होती है? एक संधि होती है किसके बीच में? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में। जब सेल्यूकस निकेटर क्या है, इससे हार जाएगा। इस संधि के फलस्वरूप क्या होता है? इस संधि के फलस्वरूप दो चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। पहली चीज की हम बात करें तो इसने सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया, पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया, ठीक है। और पुत्री का नाम अगर हम बात करें, पुत्री का नाम, तो पुत्री का नाम था मेरे साथियों हेलेना, ठीक है। सॉरी हेलेना नहीं, कार्नेलिया, ठीक है।
पुत्री का नाम क्या होता है? पुत्री का नाम होता है कार्नेलिया। राइट, क्लियर। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो सेल्यूकस निकेटर की लड़की से शादी कर लेता है, कार्नेलिया से शादी कर लेता है। ये संधि की पहली शर्त हो जाती है। दूसरी शर्त क्या होती है कि सेल्यूकस निकेटर जो है वो काबुल काबुल कांधार, हेरात और मकरान मकरान जो है वो अ, चंद्रगुप्त मौर्य को दे देते हैं। मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दे देते हैं, दे देते हैं। ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर के बीच में जो ट्रीटी हुई है उसके दो परिणाम निकले हैं। पुत्री से विवाह हो गया चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से, और सेल्यूकस निकेटर की जो कब्जे वाला क्षेत्र था जिसमें काबुल, कांधार, हेरात और मकरान ये सब शामिल थे, वो भी आपको चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गए हैं। राइट, क्लियर है। अब हम ऐसा करते हैं, अब नेक्स्ट में अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य के नामों की बात करते हैं तो हेड लिखिए चंद्रगुप्त मौर्य के नाम। चंद्रगुप्त मौर्य के नाम, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के नाम अलग अलग जगह और अलग अलग तरीके से उनको प्रोनाउंस किया गया है। जैसे कि अगर अगर आप देखें तो प्लूटार्क जो है, प्लूटार्क ये चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस बुलाता है। क्या बुलाता है? एंड्रोकोटस बुलाता है, ठीक है। जबकि स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिस, इन तीनों जस्टिन, सॉरी जस्टिन, जस्ट 1 मिनट, जस्टिन जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस बुलाता है। क्या बुलाता है? सेंड्रोकोटस जो है वो उसको बुलाता है। क्लियर है मेरे साथियों। इसके अलावा जूनागढ़ अभिलेख के अंदर, किसके अंदर? जूनागढ़ अभिलेख के अंदर इसको जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ही बुलाया गया है। किस नाम से प्रोनाउंस किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से ही चंद्रगुप्त मौर्य को प्रोनाउंस किया गया है। जबकि मुद्रा राक्षस जो है, कौन सी? मुद्रा राक्षस, ये जो बुक है मेरे साथियों, ये बुक, इस बुक के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रसल कहा गया है। क्लियर, क्या बोला गया है? ब्रसल बोला गया है। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है कि प्लूटार्क चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस बोल रहा है, स्ट्रैबो, जस्टिन और एरियन ये चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस बुला रहे हैं। जूनागढ़ अभिलेख में इसको चंद्रगुप्त मौर्य ही प्रोनाउंस किया गया है और मुद्रा राक्षस के अंदर इसको ब्रसल बोला गया है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख लेंगे। क्लियर है। आ जाइए थोड़ा सा आगे की अगर हम बात करें मेरे साथियों, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए भद्रबाहु, भद्रबाहु लिखिए भद्रबाहु से जैन धर्म में दीक्षा ली। भद्रबाहु से जैन धर्म में दीक्षा ली। राइट, इसके अलावा इसके दरबार में एक यूनानी राजदूत आता है, यूनानी राजदूत आता है, उसका नाम होता है मेगास्थनीज। ठीक है, क्या नाम होता है उसका? मेगास्थनीज। राइट, मेगास्थनीज जो है साथियों ये राजदूत होता है। किसका राजदूत होता है? किसका? सेल्यूकस निकेटर का। किसका राजदूत है ये? होता है ये सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत होता है। राइट, और इसके अलावा हम बात करें तो ये इसने एक बुक लिखी थी भारत में रहते हुए। इस बुक का नाम, इसकी बुक का नाम अगर हम देखें, किसका नाम? बुक का नाम, तो इसकी बुक का नाम है इंडिका। राइट, क्या नाम है इसकी बुक का नाम? इसकी बुक का नाम है इंडिका। ठीक है, इंडिका। राइट, ये हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा जो एक सोर्स है मौर्य वंश को जानने का। ठीक है, इसके अलावा मेरे साथियों अगर हम आगे बात करें तो इसके टाइम पे एक सुदर्शन झील का निर्माण भी हुआ है। किसका नाम झील हुआ है, निर्माण हुआ है? सुदर्शन झील का निर्माण हुआ है। ठीक है, सुदर्शन झील का जो निर्माण है साथियों, निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य
के सेनापति जिसका नाम होता है पुष्यगुप्त। राइट, क्या नाम होता है? पुष्यगुप्त। इस पुष्यगुप्त के द्वारा जो है वो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया जाता है। राइट, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में छोटी सी जानकारी थी। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और आपने अपनी नोटबुक के अंदर नोट भी कर लिया है। क्लियर है? ठीक है, चलिए दोबारा बताने की ज़रूरत है नहीं। फिर हम बिंदुसार को डिस्कस कर लेते हैं। किसको डिस्कस कर लेते हैं? बिंदुसार को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। राइट, देखिए मेरे साथियों, बिंदुसार को हम बात करें तो बिंदुसार का सबसे पहले हम नाम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को अलग अलग नामों से प्रोनाउंस किया गया है, ऐसे ही बिंदुसार को भी अलग अलग नामों से प्रोनाउंस किया गया है। इसमें एक नाम है उसका अमित्र घात। राइट, एक नाम हो गया उसका अमित्र घात। ठीक है, दूसरा नाम जो है उसका है भद्रसार। ठीक है, तीसरा जो नाम है वो है सिंहसेन। ठीक है, ये बिंदुसार के ये तीन नाम हैं, जिसमें भद्रसार तो उसको खैर पुराणों के अंदर बुलाया गया है। किसके अंदर बुलाया गया है? पुराणों के अंदर बुलाया गया है। और सिंहसेन जो है साथियों ये उसको जैन ग्रंथों के अंदर बुलाया गया है। ठीक है, किसके अंदर बुलाया गया है? जैन ग्रंथ के अंदर बुलाया गया है। ठीक है, ये जब चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हो जाती है या चंद्रगुप्त मौर्य जब इसको मौर्य साम्राज्य को छोड़ के जाता है, तो उसी टाइम पे ये जो है साथियों राजगद्दी को संभालता है। इट मीन्स 298 BC में राजगद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठा। ठीक है, और इसने जो है बिंदुसार ने जो है वो अगर इसकी हम अनुयायी की बात करें, ये किसका अनुयायी था? तो ये साथियों आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का। ठीक है, आजीवक संप्रदाय का ये अनुयायी था। अगर हम मेरे साथियों हम जो है वो अगर आजीवक संप्रदाय के बारे में थोड़ा सा अगर जाने, तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक है ना, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, उनका नाम है मक्खली गोसाल। ठीक है, क्या नाम है उनका? मक्खली गोसाल जो है वो उनका नाम होता है। ठीक है, क्लियर है साथियों? इतना आपको समझ में आ गया कि किसके अनुयायी हैं ये? मक्खली गोसाल, सॉरी, आजीवक संप्रदाय को ये मानने वाले होते हैं और मक्खली गोसाल इसके संस्थापक हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे की अगर हम बात करें साथियों, तो देखिए आगे हम बात करें तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। और आई थिंक इतना ही रहेगा, ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे नहीं। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए। लिखिए, बौद्ध विद्वान, देखिए बौद्ध विद्वान तारानाथ ने, तारानाथ ने बिंदुसार को, बिंदुसार को 16 राज्यों का, 16 राज्यों का विजेता बताया है। 16 राज्यों का विजेता बताया है। राइट, क्या बताया इसको? बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता जो है वो बताया हुआ है। क्लियर? तो ये हमारा बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य खत्म हो जाता है। इतना ही आपको जानना है, ज़्यादा कुछ इसमें जानने की ज़रूरत है नहीं। सिंपल सा टॉपिक था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो अशोक के बारे में डिस्कस करेंगे। और अशोक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। इससे जो है वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मौर्य साम्राज्य के अंदर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में चांस होता है कि अशोक से ही पूछा जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार से काफ़ी कम ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें बिंदुसार से तो काफ़ी कम ही प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट आप जरूर लिखेंगे। वो पॉइंट क्या रह गया है? वो ये रहेगा कि बिंदुसार को एक पिता का, एक पिता का पुत्र व एक पुत्र का, एक पुत्र का पिता कहा है, पिता कहा गया है, कहा गया है। राइट, ये कई बार एक लाइन है, छोटी सी लाइन, ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको लिख के दे दिया है। ठीक है, क्लियर है? तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपने नोट कर ली हैं, समझ में भी आ गया है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।